अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं उसके अंदर या तो हमने किसी भी बॉडी का वर्टिकल मोशन डिस्कस किया है या हमने किसी भी बॉडी का हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस किया है, यानी कि हमने स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन अभी तक स्टडी किया है। इमेजिन करें कि एक बॉडी एक ही वक्त में वर्टिकल मोशन भी कवर कर रही है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी कवर कर रही है। जैसा कि ये बॉल देखें, तो यहां पर आप देखें ये बॉल अगर हम इधर से इस तरह फेंकते हैं इस तरह के ग्राउंड पे गिरती है, ठीक है। तो अपने मोशन के दौरान ये ऊपर से नीचे की तरफ भी आई है और इस तरफ भी मूव की है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव की है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव की है। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो हमारे पास होता है टू डायमेंशनल मोशन। एक बात। दूसरी बात, आप देखेंगे इस बॉल के ऊपर इस वक्त अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं तो इस बॉल पे लगने वाली वाहिद फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो इसका मतलब कि इस बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होगा जो कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट होता है। तो यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सबसे पहली बात ये टू डायमेंशनल मोशन होता है एंड इट इज द अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ये उसके साथ साथ जो है ना वो मूव कर रहा होता है। जैसा कि आप कुछ चंद एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, जो हम मिसाइल जो है ना लेट्स से कि इस पॉइंट पर हम है और यहाँ पर हमने टारगेट करना है, तो यहाँ से जो हम मिसाइल फायर करेंगे वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। इसी तरह जो जेवलिन थ्रो करते हैं यानी कि जो नेजा फेंकते हैं गेम्स वगैरह में, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि वो इस तरह करके जब फेंकता है तो वो भी लाइक दैट एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए लैंड करता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई पर्सन हिट करता है क्रिकेट बॉल को फॉर अ सिक्स, तो वो भी इस तरह करके प्रोजेक्टाइल बनाते हुए जो है ना वो लैंड करती है बॉल। तो ये सब एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। अच्छा, कुछ चीजें हैं ये जरा हम पहले डिस्कस कर लें प्रोजेक्टाइल मोशन को जरा डीपली स्टडी करने के लिए इसकी डेरिवेशन से पहले। इससे ये होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे और दूसरी बात यह है कि इसके न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू सॉल्व करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात, आप देखिए कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कोई भी फोर्स लगती हुई नजर नहीं आएगी। एक वाहिद फोर्स जो लग रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू जीरो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो अगर नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसमें जीरो होगा। तो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ये हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि इसका जो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। अब चूंकि ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर मैं इसके जो है वो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x कह लेता हूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी के x कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर अप्लाई कर सकते हैं और यहां से हम इस फॉर्मूला की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो देखिए जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा था तो अब ऊपर से जब वो नीचे आ रहा था तो अगर मैं कहता हूं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है अगर वो जीरो है, अगर इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है, चूंकि वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा है तो हम यहां पर ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में से ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो ड्राइव कर लेते हैं। अगर मैं उसके वर्टिकल डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट करता हूं तो चूंकि अब इनिशियल वेलोसिटी है तो वी वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा तो पीछे बचेगा 1/2 gt का स्क्वायर। तो हम जो उसका कवर किया हुआ वर्टिकल डिस्टेंस है वो यहां से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट और जो टाइम है वो पता होना चाहिए, और अगर हमने एक वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना है तो हमें टाइम के साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फिर हम ये बात करते हैं कि चूंकि हमारे पास जो है वो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, तो जो हमारे पास x कंपोनेंट वेलोसिटी की जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल है वो सेम होगी, ठीक है। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि सिंपली जो मेरे पास उसका x कंपोनेंट उसको मैं v cos थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। ये हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन है,
ये फुल प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी मैं चाहूं मैं v cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि x कंपोनेंट को हम cos थीटा से फाइंड करते हैं, v cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा के मैं इसकी जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो फाइंड कर सकता हूँ। शर्त क्या है कि मुझे ये थीटा मालूम हो, वो एंगल मालूम हो जिस एंगल पर रख के हमने उस मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रोजेक्ट किया है। हाँ, चूंकि अब हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है यानी कि y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है वो चेंज होता रहता है। अब देखिए जब ये ऊपर को जा रहा होगा, ठीक है, तो उस वक्त इसका जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी की वो डिक्रीज हो रहा होगा। और वो कैसे डिक्रीज हो रहा होगा? विद द वैल्यू ऑफ g। अब वैल्यू ऑफ g का मतलब क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम होनी है। अब चूंकि हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम होनी है तो एक सेकंड में 9.8 हो गया। अब 2 सेकंड में आप 9.8 को 2 पे मल्टीप्लाई कर लो, 3 सेकंड में 9.8 को 3 पे मल्टीप्लाई कर लो, और ये करते करते एक मूवमेंट आता है जब ये 0 हो जाती है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे आकर जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर फाइंड करना चाह रहे हैं, इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर या इस इंस्टेंट पर, तो हम सिंपली क्या करते हैं, वी आई साइन थीटा, जो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का जो है ना वो मतलब कि वाई कंपोनेंट है, और उसमें से हम जी टी को माइनस कर देंगे क्योंकि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, ये बात याद रखें, ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना माइनस जी टी वाला, ये सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है, तब तक वैलिड है। अगर वो हाईएस्ट पोजीशन के बाद नीचे आना शुरू होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ हम तब तक अप्लाई कर सकते जब तक उसने अपनी हाईएस्ट पोजीशन अचीव नहीं की। ओके, अब अगर हमारे पास x या y कंपोनेंट्स मतलब x और y कंपोनेंट दोनों मालूम है तो यहां से हम जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, और इधर से हम जो उसकी एंगल है, जिस एंगल पर आके हमने उसको प्रोजेक्ट किया है वो थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास x और y कंपोनेंट्स दोनों है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और ये डायरेक्शन के चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हुआ है, वहां पर हमने फोर्सेस के हवाले से या वेक्टर्स के हवाले से पढ़ा था, यहाँ पर वेलोसिटी के हवाले से लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहां तक हमें कुछ बातें जो है वो पता चली है, वो ये है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे चूंकि उसका अब देखिए x कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो वो कोई वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने में या कम करने में रोल प्ले नहीं कर रहा। वो जो शुरू में था वही दरमियान में होगा, वही आखिर में होगा, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी को कम करने में या ज्यादा करने में जो एक वाहिद कंपोनेंट रोल प्ले कर रहा है वो y कंपोनेंट प्ले कर रहा है। अब y कंपोनेंट चूंकि शुरू में मैक्सिमम होता है इनिशियली, और ऊपर आते आते मैक्सिमम हाइट अचीव करते वक्त वो 0 हो जाता है, y कंपोनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। और जब दोबारा लैंडिंग पे आता है तो उस वक्त y कंपोनेंट दोबारा मैक्सिमम हो चुका होता है। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग होता है कि जहां से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, फेंका है, और जहां पर वो जाके लैंड किया है, उन पॉइंट्स पर जो उसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। और हाईएस्ट पॉइंट पे, अच्छा अब ये बात याद रखें, जब हम वर्टिकल मोशन पढ़ते थे ना उसमें हम कहते थे कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है। बस ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो मिनिमम हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि हाईएस्ट पॉइंट पे आके प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि उसका x कंपोनेंट तो कुछ ना कुछ होता है ना, वो जो शुरू में था वही दरमियान में होगा, वही हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और वही पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे होगा, वही हर जगह पे होगा। हाँ, चूंकि उसका y कंपोनेंट 0 हो चुका होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम हो चुकी होगी, बट नॉट द 0। अब कुछ डेरिवेशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के रेलेवेंट, तो हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए जब भी कोई बॉडी अंडर द प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो वो क्या है कि पहले वर्टिकली अपवर्ड जाती है एंड देन फिर डाउनवर्ड आती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करते हैं कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो उसको हम देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर चूंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब कोई भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव g यानी कि -g के बराबर आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि अब वर्टिकल
वेलोसिटी इन्वॉल्व है इसको ऊपर लेके जाने में, तो जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है दैट विल बी वी आई साइन थीटा, ठीक है। और जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो आपको पता है कि जब भी कोई भी बॉडी अंडर द प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो हमारे पास फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी आ जाती है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे इसको ड्राइव करने के लिए। तो यहां पर देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर एंड वी आई का स्क्वायर। अब वी एफ चूंकि 0 है तो इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे और हमारे पास जो वी आई है दैट इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव जी, और जो डिस्टेंस चूंकि वर्टिकल मोशन में कवर हो रहा है तो यहाँ पर मैं जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू एच। अब यहाँ पर देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैंने यहाँ पर ए की जगह नेगेटिव जी पुट किया और एस की जगह एच पुट कर दिया और ये माइनस नेगेटिव की वजह से आ गया, और यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी इसकी जगह 0 पुट कर दिया और वी आई की जगह मैंने वी आई साइन थीटा पुट कर दिया जो कि उसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, हम लिखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव साइन है नेगेटिव साइन से कट गया। अब एच हमने फाइंड करना था तो 2g जो है वो इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट हमारे पर डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आने में जो उसने टाइम लिया है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज जरा समझ लें, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है सिर्फ तब वैलिड है कि जब कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्ट होकर सेम लेवल पर आके गिरता है। सपोज दैट कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इस तरह करके मूव करता है, लाइक दैट, इस तरह करके, यानी कि जहां पे वो प्रोजेक्ट हुआ है और जहां पर वो लैंड किया है वो लेवल सेम नहीं है। इन दैट केस यहां पर हम ये बात करते हैं कि इसके लिए ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है ये वैलिड नहीं होगा। तो सिंपल इज दैट पहले डेफिनेशन है, उसके बाद हम बात करते हैं कि चूंकि बॉल पहले ऊपर गई है और वापस सेम लेवल पे आ गई है तो इसके लिए जो हमारे पास हाइट होगी वो 0 होगी, ठीक है, क्योंकि जहां पर थी उसी जगह पे वापस आ गई है। अब उसके बाद हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वो वी आई साइन थीटा है। अब इसको हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब चूंकि हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 0 है और यहाँ पर वी आई की जगह वी आई साइन थीटा में लिख दूंगा और टी एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है चूंकि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को हम काउंट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जी। अब यहाँ पर जब अपवर्ड कोई भी बॉडी जा रही होती है तो उसके लिए जो जी की वैल्यू तो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर प्लस की जगह इस पॉइंट पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये सारा जो हमारे पास हिस्सा है ये -1/2 जी टी का स्क्वायर है। अगर मैं इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाता हूं तो ये +1/2 जी टी का स्क्वायर आ जाना है। अब यहाँ पर ये जो टी है ये इसके स्क्वायर से कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी इंटू टी। अब चूंकि मैंने टी फाइंड करना है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये जी इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है यहां से लेकर यहां तक आने का। अब ये बात याद रखें कि जितना टाइम वो यहां से लेकर यहां तक आने में लेगी उसका हाफ टाइम जो है वो यहां तक आने में और हाफ टाइम, यानी कि सपोज कि यहां से यहां तक 6 सेकंड में पहुंचता है ना तो 3 सेकंड में यहां पर और 3 सेकंड में अगला जो अपना सफर है वो तय करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का हमने टाइम मालूम करना हो, इसके 2 मेथड है। एक तो मेथड ये है कि आप इस फॉर्मूला में जो है वो टाइम फाइंड कर लें, वो हमारे पास टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन का आ जाएगा, उसको फिर आप 2 पे डिवाइड कर दें। जब आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम फॉर्मूला ही ड्राइव कर लें, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला एज इट इज आपसे एक मतलब पास्ट पेपर के एमसीक्यूज में पूछा गया है तो इसलिए मैंने आपके सामने ड्राइव कर दिया है। देखें जो टोटल टाइम होता है उसको 2 पे डिवाइड कर दो तो ये मेरे पास 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी जो है ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया। अब ये 2 जो है ये 2 के साथ कट गया तो मेरे पास बच रहा है वी आई साइन थीटा ओवर जी। अगर आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास टाइम आएगा टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमने टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी यूज करेंगे, और अगर हमने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है तो वी आई साइन थीटा ओवर जी यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एक लास्ट डेरिवेशन आती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखें जो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेट्स से उसने प्रोजेक्शन की है यहां से और यहां पर आया है, अब उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है ना वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है
इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है, वो एक्चुअली हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म रहती है, चेंज नहीं होती। अब अगर वो यूनिफॉर्म रह रही है तो जो S इज इक्वल टू VT वाला फॉर्मूला यानी कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम वाला फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो वाला फॉर्मूला हम सिर्फ उन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब चूंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x कंपोनेंट लूंगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी का और उसको टाइम पे मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास जो है ना उसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो x कंपोनेंट होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा VI cos थीटा। और यहाँ पर जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम अभी ड्राइव करके हटे 2VI sin थीटा ओवर g, तो यहाँ पर 2VI sin थीटा ओवर g आ जाएगा। और अब ये देखिए ये भी मेरे पास VI है, ये भी VI है, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, VI का स्क्वायर आ गया और यहां से मेरे पास बच जाना है 2 sin थीटा cos थीटा, ये टर्म्स बच जानी है। अब यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल रेशियो लगनी है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पर मैं इस सारे की जगह sin 2 थीटा पुट कर दूंगा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर चीजें MCQs वगैरह है वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी हमारे पास बॉडी है, अगर मैं उसको प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैं कांस्टेंट रखूंगा, तो अगर मैं उसको प्रोजेक्ट करना चाहता हूं एट मैक्सिमम रेंज, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज है ना वो कब अटेन करेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम रेंज वो तब अटेन करेगा जब मेरे पास ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर ये 1 होगा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो मैंने इस फैक्टर को 1 के इक्वल रख लिया और यहां से मैंने थीटा फाइंड कर लिया। अब देखिए साइन थीटा की इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा और 2 यहाँ पर जो मेरे पास 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45। तो आपका सबसे पहला MCQ ये बनता है कि जो कोई भी रेंज है वो मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम रेंज के लिए अगर एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, जैसे हमने वो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए अलग से फॉर्मूला बना लिया था, तो अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो सिंपल इज दैट कि हम यहाँ पर जो है ना इस फैक्टर को 1 के बराबर रखेंगे। और मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखाई है कि अगर मैं 45 डिग्री एंगल लेता हूं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 डिग्री बन जाएगा। साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा। तो मेरे पास जो पीछे बचेगा वो VI स्क्वायर ओवर g बनेगा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी कि एक स्पेसिफिक इनिशियल वेलोसिटी पर किसी भी बॉडी को मैक्सिमम कितनी रेंज तक फेंक सकता हूं, उसके लिए ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फिर आगे एक और आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये MCQs भी है कि हमारे पास कौन सा ऐसा एंगल है जहां पर जो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन है और जो रेंज है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि सपोज दैट कि यहां पर मतलब कि मैंने इसको इस तरह करके प्रोजेक्ट किया है, तो जो इसने कवर किया है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में और जो उसने मैक्सिमम हाइट अचीव की है, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि जो हमारे पास हाइट है ये रेंज के बराबर होगी, किस एंगल पे होगी, ठीक है। तो ये तो आपने इंपॉर्टेंट MCQs याद भी रखना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो वहां पर भी आपको प्रूव करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो हाइट है मेरे पास VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g आ जाना है और जो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला अभी हम ड्राइव करके हटे VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो VI स्क्वायर है वो VI स्क्वायर से कट जाएगा और जो g की वैल्यू है वो g से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा चूंकि स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसको मैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा के फॉर्म में लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि वो उसका स्क्वायर है। साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ये अगेन मैंने वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल की जो मैंने वहां पर इस्तेमाल की थी। तो ये मेरे पास है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चूंकि नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 रह गया, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन जो साइन थीटा वो साइन थीटा से कट जाएगा, तो यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये वाला 2 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब ये tan थीटा के बराबर है तो tan थीटा इज इक्वल टू 4। अब मैंने थीटा फाइंड करना है तो tan इनवर्स 4 जो है वो 76 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को 76 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूं तो वो जितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उतना ही वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि उसका जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो बराबर होंगे। नेक्स्ट मूव टू दी सम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस।
अच्छा क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर के 19.6 मीटर से हमने उसको फेंका है और वो जो गिरी है जाके एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 50 मीटर के फासले पर गिरी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए डायग्रामेटिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि हमने इसको इधर से किक किया और ये यहां पर आके गिरी है 50 मीटर पे और 19.6 उसकी उस पर हाइट थी। अब यहाँ पर ना आप एक चीज जरा समझ लें, क्योंकि इसको हमने ऊपर से नीचे को फेंका है तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट था इसकी वेलोसिटी का इनिशियली वो 0 था, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लूं, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड करने का मेथड एक तो ये भी है कि हम अगर इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन उसके लिए हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का पता होना जरूरी है और यहां पर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अप्लाई कर भी नहीं सकते क्योंकि वो एंगल होता है विद हॉरिजॉन्टल, तो इस वजह से हम यहाँ पर ना वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, तो उसके ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि उसने हमें टाइम भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब टाइम ऑफ लाइट के फॉर्मूला से हम फिर नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि ना तो हमारे पास थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी वैसे ही हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहां पर ना हमारे पास एक फॉर्मूला ये है। अब देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू मुझे मालूम होती है और वर्टिकल डिस्टेंस उसने मुझे दिया हुआ है। यहां से अगर मैं 2 जो इधर डिवाइड हो इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो जो टी स्क्वायर है ये मेरे पास आ जाना है 2y डिवाइडेड बाय जी, और यहां पर मैं दोनों तरफ ले लूंगा स्क्वायर रूट और यहां पर जो टी है वो मेरे पास आ जाना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 19.6 मीटर और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और होल का आ जाना है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जब मैं इस सारे को सॉल्व करता हूं तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास टाइम आ जाता है दैट इज इक्वल्स टू 4 सेकंड्स, ठीक है। अब जो टाइम है वो मेरे पास जो टाइम है वो मेरे पास इसमें आ जाना है 2 सेकंड्स, तो अब टाइम जब वो मेरे पास 2 सेकंड्स आ गया है तो अब जब मैं इसको पुट करूंगा इसके अंदर, ठीक है, तो यहां पर मैं एक्स कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का फाइंड करूंगा दैट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया 50 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स, तो जो मेरे पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। सो इन दैट केस इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक बॉल है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री उसको हमने प्रोजेक्ट किया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो बता रहा है 50 मीटर पर सेकंड थी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी ओवरऑल इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्स या वाई कंपोनेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ओवरऑल जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड थी। वो कह रहे हैं 2 सेकंड बाद उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताएं और वर्टिकल वेलोसिटी बताएं, ठीक है, क्या होगी। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया था वो v cos थीटा होता है, सिंपली वो किसी भी पॉइंट पे हो v cos थीटा ही अप्लाई होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है यूनिफॉर्म। सो इन दैट केस अगर मैं इसको फाइंड करना चाहता हूं तो vx इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा cos 30 डिग्री से, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा 43.3 मीटर पर सेकंड दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे बॉल ऊपर को जाती है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस जीटी। तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा कि जो हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड है इसको मैं साइन 30 से मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास इनिशियली हमारे पास वाई कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो आ जाएगा। अब चूंकि वो विद टाइम टी कम हुआ है तो जी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 सेकंड्स के साथ। इस सारे को सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाना 25 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास उसकी इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट था, इनिशियल कंपोनेंट था वर्टिकल वेलोसिटी का, ठीक है। लेकिन अब 2 सेकंड बाद चूंकि वो कम हो चुका है तो उसमें से मैं जब इसको 2 पे मल्टीप्लाई करता हूं तो 19.6 मीटर पर सेकंड मेरे पास आंसर आ जाता है और जब मैं इस सारे को माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 5.4 मीटर पर सेकंड। सो दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसने पहले पूछा हुआ है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बाद में पूछा हुआ है। सो इन दैट केस मेरा ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। आंसर्स मेरे जो है ना वो सी ऑप्शन में भी ठीक है, लेकिन उसने चूंकि पहले हॉरिजॉन्टल पूछा बाद में वर्टिकल पूछा है तो उस हिसाब से मेरा जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसकी ओवरऑल वेलोसिटी बताओ मुझे आफ्टर 2 सेकंड्स कितनी होगी, तो सिंपली यहाँ से आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया, यहाँ से आपने वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिया है, तो आप वेलोसिटी कर लेते हैं कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है।
तो आप इस तरह करके जो है ना वो उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते थे। उसके अलावा अगर मैं पूछता कि 2 सेकंड बाद, पहले तो 30 डिग्री बना रहा है, 2 सेकंड बाद उसका जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, तो उसको आप सिंपल 5 वाले फॉर्मूला से कर सकते थे, tan इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका जो y कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि आप एंगल भी फाइंड कर सकते थे उस वक्त हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि जैसे से प्रोजेक्टाइल मोशन से ऊपर को जाता है उसका एंगल भी तो हॉरिजॉन्टल जो है वो कम होता है, मैक्सिमम हाइट पे आके 0 हो जाता है, बाद में फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो हम इसका एंगल भी फाइंड कर सकते थे, ये एक अलग से एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया सॉल्व करने को, और हम इसकी ओवरऑल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते थे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूला से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वगैरह इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक बात है, इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो चीज उतनी दूर जाके गिरेगी। ठीक है, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, 0 पर जो रेंज है वो हमारी 0 ही होती है। ठीक है, 0 से लेके 45 डिग्री तक जितना हम एंगल बढ़ाएंगे रेंज बढ़ती जाएगी, 45 के बाद 90 डिग्री तक। ठीक है, 45 के बाद 90 डिग्री तक जब हम जाएंगे तो रेंज कम होना शुरू हो जाएगी, 90 डिग्री पे आकर रेंज है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड करता है, एयर ब्लोइंग एग्जैक्टली डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो हवा है वो किस तरफ चल रही है। सपोज दैट अगर आपने इस तरफ तो किसी भी प्रोजेक्ट किया है, तो अगर हवा इस तरफ चल रही है, ठीक है, तो इसकी रेंज बढ़ा देगी, और अगर हवा इसके ऑपोजिट चल रही है तो वो इसकी रेंज को कम कर देगी। क्लियर है, तो इसी वजह से ना इस चीज का मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। जब खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो ये भी चीज नोट करते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है वो कोशिश करते हैं उस डायरेक्शन में शॉट खेलें, क्योंकि उनकी जो शॉट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में आनी होती है, और जो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड के अंदर तक रह जाए तो कैच होने का खतरा होता है। तो वो जिस तरफ हवा चल रही थी उस तरफ वो शॉट करें, ताकि अगर उनकी शॉट थोड़ी वीक भी रह गई है, हवा की जो स्पीड है वो उसके रेंज को बढ़ाकर उसको बाउंड्री क्रॉस करवा दे। तो हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, इन तीनों पे डिपेंड करती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है कि फॉर विच पेयर ऑफ एंगल्स रेंजेस आर इक्वल फॉर अ स्पेसिफिक इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो किस पेयर ऑफ एंगल के लिए जो रेंजेस है वो इक्वल होंगी। मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जैसे 20-70 हो गया, यानी कि जिनका सम जो है वो 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो उनके लिए जो रेंजेस है वो बराबर है, जैसे 20 डिग्री 70 डिग्री के लिए रेंजेस बराबर होंगी। ठीक है, इस तरह 50 डिग्री 40 डिग्री के लिए रेंजेस बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, अगर मैं इसका सम निकालता हूं तो 45 35 ये मेरे पास 80 डिग्री बनता है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। इसका सम निकालता हूं ये मेरे पास 110 डिग्री बनता है, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसका अगर मैं आंसर निकालता हूं तो ये मेरे पास 105 डिग्री बनता है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। हाँ, अगर मैं इसका सम निकालता हूं दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंजेस जो है वो बराबर होती है। इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल को हमने 30 डिग्री पर जो है ना वो किक किया है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी चाहिए होगी अगर मैं 40 मीटर का पास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसने इनिशियल वेलोसिटी पूछी हुई है, हमें रेंज बताई है और थीटा बताया है, जी की वैल्यू हमें मालूम होती है, यानी कि जो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ, अगर इस फॉर्मूला से मैं इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास डाटा मुकम्मल है। तो सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं। मेरे पास जो वी आई का स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आर जी, और ये साइन 2 थीटा इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, और अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। जो मेरे पास रेंज है दैट इज 40 मीटर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं जो भी मेरे पास आंसर है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री। ठीक है, अब इस सारे को कैलकुलेटर पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 21.3 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर इज 21.3 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। और इफ़ यू थिंक दैट कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो काइंडली लाइक द वीडियो, और अपने जितने भी कम्युनिटी में स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन सब के साथ शेयर करें और कमेंट लाजमी करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।